हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय की इकाई 3 पूर्णांक अभ्यास 3C के बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक के सभी प्रश्नों को सरल कर दिया था। आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। मतलब जितने भी पूर्णांक ये हमें दिए गए हैं इनका हमें निकालना है उत्तरवर्ती। किसी भी पूर्णांक का उत्तरवर्ती निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि उस पूर्णांक में एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ने से उस पूर्णांक का उत्तरवर्ती आ जाता है। अब हमें 7 का उत्तरवर्ती निकालना है, तो 7 का उत्तरवर्ती निकालने के लिए 7 में 1 को जोड़िए। 7 में 1 जुड़ते ही बन जाएगा 8। यही हमारा आंसर होगा। -5 का उत्तरवर्ती अगर हमें निकालना है तो ध्यान रखिए काम हमें प्लस का ही करना है। -5 में आप 1 जोड़िए। अब ध्यान दीजिए ये चिन्ह है माइनस का, ये चिन्ह है प्लस का। तो बेशक हम कह रहे हैं कि जोड़िए, लेकिन चिन्ह अलग होने की वजह से इन्हें घटाना होगा। तो जो संख्या बड़ी नजर आ रही है चिन्ह तो उसका आएगा। 5 यहाँ पर बड़ी दिख रही है तो 5 का चिन्ह है माइनस का, तो चिन्ह तो माइनस आएगा। और 5 में से 1 घटाने पर बनेगा 4। ये इसका उत्तरवर्ती होगा। माइनस के 20 का उत्तरवर्ती निकालना है, तो माइनस के 20 में 1 जोड़िए। फिर से वही बात आई, चिन्ह तो दोनों अलग अलग हैं, तो जो संख्या बड़ी है चिन्ह तो उसका आएगा और 20 में से 1 घट जाएगा, बन जाएगा 19। आगे बढ़िए। यहाँ पर माइनस के 997 का उत्तरवर्ती निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो माइनस के 997 में 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा उत्तरवर्ती होगा। चिन्ह को फिर ध्यान से देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जोड़ने की बजाय ये घट जाएंगे। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी है माइनस वाली संख्या बड़ी नजर आ रही है, तो चिन्ह इसी का बचा देंगे। और 997 में से जब 1 को घटाएंगे तो बनेगा 996। आगे आइए। अगला है 0 का उत्तरवर्ती। किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती निकालना है, उस संख्या में आपको 1 जोड़ना है। 1 जोड़ते ही जो भी आंसर आएगा वही उत्तरवर्ती हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ देने से आंसर 1 आएगा, तो इसका मतलब यही इसका उत्तरवर्ती हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। यहां हमसे कहा जा रहा है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मतलब दोपहर के 12 बजे जो तापमान था वो 0 से 19 डिग्री ज्यादा था, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि किसी जगह पर 12 बजे दोपहर में तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मतलब दोपहर को 12 बजे तापमान 19 डिग्री सेल्सियस 0 से ज्यादा था, और रात को वो 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो बताइए तापमान में कुल कितना परिवर्तन हुआ। आइए करते हैं। सबसे पहले दोपहर 12 बजे तापमान कितना था वो लिखिए। दोपहर 12 बजे तापमान, तो तापमान हमें दिया गया है 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक, मतलब 0 से ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 19 डिग्री सेल्सियस ये हो गया दोपहर 12 बजे का तापमान। अब फिर कह रहे हैं कि आधी रात का जो तापमान है
अर्धरात्रि का मतलब आधी रात का तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो चलिए अब हम आधी रात का तापमान लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे अर्धरात्रि का तापमान। आधी रात का तापमान क्योंकि 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, कम होने का मतलब माइनस में हो गया, तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए तापमान में कुल कितना परिवर्तन हुआ। अब तापमान में परिवर्तन अगर हमें निकालना है, तापमान में परिवर्तन, तो ध्यान रखिए बाद में जो तापमान हुआ था उसमें से पहले जो तापमान था उसे घटाना पड़ेगा। परिवर्तन निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस में से घटाना पड़ेगा +19 डिग्री सेल्सियस। आइए डिग्री सेल्सियस को बाद में लिख लेंगे, फिलहाल हम अंक लिख लेते हैं। 2 माइनस ब्रैकेट +19, जिससे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। माइनस का 2, देखिए यहाँ बाहर की तरफ माइनस है, अंदर की तरफ प्लस है, तो माइनस और प्लस की गुणा होने पर चिन्ह तो माइनस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -19। अब हमने गुणा वाला काम खत्म कर दिया है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह तो यही लग जाएगा और ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये बन जाएगा 19 और 2 मिलके 21 डिग्री सेल्सियस। मतलब तापमान में जो परिवर्तन हुआ है वो -21 डिग्री सेल्सियस हुआ है। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 ये कह रहे हैं प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था और 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे? प्लेटो नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनका जन्म ईसा मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उससे 429 साल पहले प्लेटो का जन्म हुआ था और 348 ईसा पूर्व वे दिवंगत से मतलब उनकी मृत्यु हुई। 348 ईसा पूर्व वे कितने वर्षों तक जीवित रहे ये हमें बताना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं प्लेटो का जन्म, मतलब वो कब जन्म हुए, कब उनकी मृत्यु हुई। हम उनकी मृत्यु वाले सन में से उनके जन्म वाला सन घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ष तक जीवित रहे। अगर आपको किसी के जन्म और किसी की मृत्यु के बीच का समय निकालना है तो जब वो पैदा हुए थे तब से लेकर जब वो उनकी मृत्यु हुई है, इस समय में से इस वाले समय को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ष तक जीवित रहे। आइए प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो पैदा हुए, आखिर वो कब पैदा हुए ये पहले समझ लेते हैं। वो हुए थे 429 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ईसा बाद कहा जाता तब हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते, पूर्व कहा गया है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का चिन्ह। 429 ईसा, इसे ईसवी भी कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वो दिवंगत कब हुए हैं? दिवंगत मतलब उनकी मृत्यु कब हुई है? दिवंगत हुए थे वो 348 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आया है दोबारा से तो यहां पर फिर से माइनस के 348 ईस्वी, ऐसे कहा जा सकता है। अब हम ये पता करेंगे कि आखिर वो कितने वर्षों तक जीवित रहे, तो लिखेंगे प्लेटो जीवित रहे। वो जीवित रहे, देखिए जब पैदा हुए थे और जब मृत्यु हुई है तो मृत्यु वाले समय में से पैदा होने वाला समय घटा दीजिए, माइनस के 348 में से घटा दीजिए माइनस के 429, तो हमें पता चल जाएगा
आखिर वो कितने वर्ष तक जीवित रहे थे। तो -348 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों के बीच में हो रही है गुणा, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 429। ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो दोनों संख्या अलग अलग हुई, तो इसका मतलब दोनों संख्याओं को आपस में घटाना पड़ेगा। बड़ी संख्या दिख रही है 429, तो 429 में से हमें घटाना पड़ेगा 348। घटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और यहां से ले लेंगे दाई, 12 में से 4 जाएंगे तो बनेगा 8। तो कुल मिला के वो 81 वर्ष तक जीवित रहे थे। ये आपका आंसर हो गया। प्लेटो 81 वर्ष तक जीवित रहे थे। चलिए प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहां कह रहे हैं समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। मतलब समुद्री तल से गहराई वाला बिंदु जो है वो 11,600 मीटर नीचे है, और अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। इस प्रश्न को समझ लीजिए। मानकर चलिए हम इस जगह पर खड़े हैं, ये समुद्री तल है। अगर समुद्री तल है तो कह रहे हैं कि समुद्री तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, मतलब समुद्र के नीचे की तरफ जो सबसे गहराई वाला बिंदु है, वो बिंदु इस तल से, यहां से 11,600 मीटर नीचे है। और अधिकतम ऊंचाई वाली पर्वत चोटी, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। मतलब यहां से जो पर्वत की चोटी है ऊपर की तरफ, वो 8,846 मीटर ऊंची है। तो हमसे कहा गया है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। मतलब ये जो गहराई वाला बिंदु है, ये वाला, यहां से चोटी कितनी ऊपर है, ये वाली पूरी दूरी हमें बतानी है। तो देखने में ही लग रहा है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी और फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, दोनों दूरियों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें टोटल दूरी मिल जाएगी। तो लिखते हैं, चलिए, गहराई वाला बिंदु कितनी दूरी पर है, वो है 11,600 मीटर। ठीक है। और पर्वत चोटी जो है, पर्वत चोटी की ऊंचाई वो कितनी हमें दी गई है, वो दी गई है 8,846 मीटर ऊपर। तो कह रहे हैं गहराई के बिंदु से चोटी की ऊंचाई, तो गहराई से चोटी की ऊंचाई, तो गहराई से चोटी तक की ऊंचाई जब हमें निकालनी है तो हमें इन दोनों दूरियों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद ही हम बता पाएंगे कि कितनी आपस में दूरी है। चलिए जोड़ते हैं। 11,600 में जोड़ना है, 6, 4, 8, 8। आइए, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ से लगेगा 1, ये बन जाएगा 0, यहाँ से लगेगा 1, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। कुल मिलाकर 20,446 मीटर ऊपर। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।